आपने अंतरिक्ष में जाने वाले इंसानों के बारे में तो कई जगह सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि कुछ ही महीनों में भारत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। आखिर इस रोबोट में क्या खासियत है और यह अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या करेगी? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कई सारी साइंस न्यूज बताने वाले हैं, जैसे इस रोबोट का अंतरिक्ष में लॉन्च होना और हमारे चांद का श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ना। जी हाँ, आपने सही सुना। नासा के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारा चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, व्हाइट डॉर्फ्स एंड इट्स प्लैनेट्स। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। हर तारे की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारे अपने अंत के बाद ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इस ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। थोड़े कम द्रव्यमान वाले तारे सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तारे वैसे तो बहुत मिस्टीरियस और खतरनाक होते हैं, लेकिन ब्लैक होल्स के सामने यह कुछ भी नहीं है। अंत में आते हैं वह तारे जिनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इतना कम कि उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं अपने सूर्य जैसे तारों की, जिन्हें मीडियम साइज्ड स्टार्स कहा जाता है। द रेड जाइंट फेज। ऐसे तारों की संख्या हमारे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है और जो अपनी जिंदगी के अंतिम समय में रेड जाइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेड जाइंट तारे की जिंदगी का वह पड़ाव होता है जब उसके आसपास की लेयर्स अंतरिक्ष में फैलना शुरू कर देती हैं। अचानक से उस तारे का साइज बढ़ने लगता है और वह अपने सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को निगल लेता है। आज से करीब 5 अरब सालों बाद हमारे सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर उस समय तक हम इंसान पृथ्वी पर ही मौजूद रहे तो हम पृथ्वी के अंत को बहुत करीब से देख पाएंगे। धीरे धीरे सूर्य का साइज बढ़ता जाएगा और यह लाल रंग का होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब यह अपने अंदर मंगल ग्रह तक के एरिया को ले चुका होगा। यह सब कुछ सुनने में भले ही बहुत डरावना लगे, लेकिन असल में यह सूर्य का असली अंत नहीं होगा। व्हाइट डॉर्फ फेज। रेड जाइंट पड़ाव से गुजरने के बाद सूर्य एक व्हाइट डॉर्फ तारे में तब्दील हो जाएगा, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे छोटे तारों में से एक माने जाते हैं। इनका डायमीटर मात्र कुछ किलोमीटर होता है और जो अपने अंदर ही हीट एंड लाइट को बहुत कम मात्रा में रिलीज करते हैं। सूर्य के व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद शनि, जुपिटर और यूरेनस जैसे आउटर प्लैनेट्स सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम हो चुका होगा। Why are white dwarfs important? वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट डॉर्फ्स भविष्य में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के तारे साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे खत्म होते हैं, जिस वजह से इनकी उम्र 1 ट्रिलियन सालों से भी ज्यादा होती है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 अरब साल है और 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं। हम इंसान ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां हम अपनी बस्तियां बसा सकें और मल्टी प्लैनेटरी बन सकें। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमारे सौरमंडल में मौजूद मंगल ग्रह से हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब हम सौरमंडल के बाहर निकलेंगे और ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करेंगे जो सेफ एंड स्टेबल हों। न्यू प्लैनेट्स डिस्कवर्ड बाय जेम्स वेब। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे ग्रहों को ढूंढने के लिए हम व्हाइट डॉर्फ्स को स्पॉट कर सकते हैं। ये बहुत ही शांत किस्म के तारे होते हैं और इनके आसपास मौजूद ग्रह बहुत लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसे ही 2 ग्रहों की डिस्कवरी की है। इनमें से एक ग्रह अपने तारे से 11.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और करीब 5.3 अरब साल पुराना है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज दूरी। जिस तरह से नॉर्मल जिंदगी में हम डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक चीजों की डिस्टेंस को नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करते हैं। जेम्स वेब द्वारा ढूंढा गया यह ग्रह हमारे सूर्य से भी 0.7 अरब साल पुराना है। अगर इसके वातावरण में सही कंडीशंस मौजूद हुई तो यहाँ पर जीवन मौजूद होने के भी काफी हाई चांस हो सकते हैं। वेब द्वारा ढूंढा गया दूसरा ग्रह अपने तारे से 34.5 AU की दूरी पर स्थित है और यह करीब 1.6 अरब साल पुराना है। जेम्स वेब द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चलता है कि इन ग्रहों का द्रव्यमान जुपिटर ग्रह के द्रव्यमान से करीब 1 से 7 गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह बहुत ही आम होते हैं और वैज्ञानिक इस साइज के सैकड़ों ग्रहों को खोज चुके हैं। फिलहाल इन ग्रहों पर और भी स्टडीज की जा रही हैं ताकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके। अगर हम व्हाइट डॉर्फ्स के आसपास के वातावरण को समझ लेते हैं
तो इससे हमें सूर्य के भविष्य को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 2, एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन ओवर एंटार्क्टिका। पृथ्वी हमेशा से ही उल्कापिंडों की मार को झेलती आई है। इनमें से कुछ उल्कापिंड इसकी सतह से टकरा जाते थे तो कुछ वायुमंडल में ही फटकर नष्ट हो जाते थे। इन दोनों ही केसेस में जीव जंतुओं की भारी मात्रा में मृत्यु होती थी और कई बार तो वह विलुप्त तक हो जाते थे। आपने चिक्सुलव इम्पैक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने एक समय पर पृथ्वी के 70% जीव जंतुओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले चिक्सुलव नाम का एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन इस घटना के बाद वह पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। एस्टेरॉयड ओवर एंटार्क्टिका। एस्टेरॉयड से जुड़ी घटनाएं आमतौर पर बहुत ही खतरनाक होती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च में पता चला है कि आज से करीब 25 लाख साल पहले एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ब्लास्ट हुआ था। जब एक उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो प्रेशर डिफरेंस और घर्षण से उत्पन्न होने वाली हीट उसे कमजोर बनाने लगती है। कुछ उल्कापिंड इस हीट को झेलते हुए पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं, वहीं कुछ वायुमंडल में ही फटकर नष्ट हो जाते हैं। एंटार्क्टिका में मौजूद पत्थरों के केमिकल एनालिसिस से यह पता चला है कि 25 लाख साल पहले एक ऐसा ही एस्टेरॉयड एंटार्क्टिका के ऊपर ब्लास्ट हुआ था। वैज्ञानिक यह अंदाजा लगाते हैं कि उस एस्टेरॉयड से निकलने वाली शॉक वेव्स बहुत ही खतरनाक रही होगी और उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया होगा। द चेलियाबिंस्क एक्सप्लोजन। कुछ ऐसा ही केस हमें करीब 10 साल पहले रूस में देखने को मिला था। 2013 में नासा के वैज्ञानिक एक एस्टेरॉयड का इंतजार कर रहे थे जो पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरने वाला था। इस एस्टेरॉयड के गुजरने के मात्र कुछ घंटे पहले रूस में कुछ ऐसा होता है जिससे नासा के वैज्ञानिक भी हिल जाते हैं। चेलियाबिंस्क नाम के एक एरिया के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एस्टेरॉयड ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया हिल उठते हैं। इस एस्टेरॉयड से निकली शॉक वेव्स की वजह से करीब 1500 लोग घायल हुए थे और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर था कि कभी भी कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और हमारे पास उससे बचने का कोई भी सॉलिड तरीका नहीं है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एंटार्क्टिका एस्टेरॉयड बर्स्ट। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंटार्क्टिका में हुआ एयर बर्स्ट करीब 2.3 से 2.7 मिलियन सालों के बीच में हुआ होगा और यह आज तक डिस्कवर हुआ सबसे पुराना एयर बर्स्ट केस है। अगर उस एस्टेरॉयड का साइज बहुत ज्यादा था तो उसकी वजह से एंटार्क्टिका की टेम्परेचर में भी तेजी से उछाल आया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे एंटार्क्टिका में मौजूद काफी सारी बर्फ भी पिघली होगी। उस एस्टेरॉयड के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि यह इवेंट कई लाख साल पहले हुआ था। वैज्ञानिक इससे जुड़े केमिकल एविडेंस तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिजिकल एविडेंस को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक उस एस्टेरॉयड द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स एंड मिनरल्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन वह एस्टेरॉयड कितना बड़ा था और उसकी गति कितनी थी, यह पता लगा पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। नंबर 3, व्योममित्रा टू फ्लाई इनटू स्पेस इन थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। जब से चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है, तब से एक और मिशन बहुत सुर्खियों में रहा है और वो है गगनयान मिशन। हाल ही में भारत के स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह अनाउंस किया है कि इस मिशन के एक टेस्ट मिशन को इस साल के तीसरे क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। आमतौर पर हर सरकारी काम के लिए साल को 3 महीने के 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हर हिस्से को क्वार्टर कहकर बुलाया जाता है। फंक्शंस ऑफ व्योममित्रा। गगनयान के इस टेस्ट मिशन में व्योममित्रा नाम की एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस रोबोट को सबसे पहले 2021 में रिवील किया गया था और यह गगनयान मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाली यह रोबोट कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, जैसे स्पेसक्राफ्ट की बेसिक फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, सवालों का उत्तर देना और वैज्ञानिकों को पॉसिबल खतरों के बारे में सूचित करना। आजकल दुनिया में AI रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ChatGPT नाम का एक सॉफ्टवेयर है। भारत की व्योममित्रा रोबोट इस AI रिवॉल्यूशन में 4 चांद लगाने का काम करेगी। द गगनयान मिशन। व्योममित्रा व्योम और मित्र शब्द से मिलकर बना है, जिसमें व्योम का मतलब है स्पेस और मित्र का मतलब है दोस्त, यानी अंतरिक्ष की दोस्त। इस रोबोट के टेस्ट मिशन को किसी भी हालत में इस साल कंप्लीट कर दिया जाएगा और अगले साल गगनयान के असली मिशन को परफॉर्म किया जाएगा। 2025 में होने वाले इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह पहली बार होगा जब भारत का कोई नागरिक अंतरिक्ष में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा होगा। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स कुछ स्टडीज को कंडक्ट करेंगे और अंत में समुद्र में लैंड हो जाएंगे। इंडियाज मून मिशन।
समुद्र में लैंड होते ही इन्हें नेवी की एक टीम रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगी और रेस्क्यू खत्म होते ही यह मिशन भी समाप्त हो जाएगा। नेवी को पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी इस मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले ही साल 21 अक्टूबर की तारीख को वैज्ञानिकों ने गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की थी और उनका टेस्ट बिल्कुल सफल रहा था। गगनयान कोई सिंगल मिशन नहीं बल्कि कई सारे मिशंस की एक सीरीज होने वाली है। इसरो के वैज्ञानिक यह बताते हैं कि इसी सीरीज में मैन्ड मून लैंडिंग को भी किया जाएगा, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखेंगे। भारत अंतरिक्ष की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले कुछ साल इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वैसे अगर आपने हमारे अपकमिंग इसरो मिशंस वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे अभी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने फ्यूचर इसरो मिशंस के बारे में बताया है। नंबर 4, मून इज श्रिंकिंग, अ शॉकिंग स्टडी ऑन मून। चांद पृथ्वी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सदियों से इस पर स्टडीज की जा रही है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा स्टडीज 1969 की अपोलो लैंडिंग के बाद शुरू हुई थी। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चांद के बारे में एक ऐसी जानकारी खोजी है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। 25 जनवरी को प्लैनेटरी साइंस जर्नल में यह रिपोर्ट किया गया कि चांद धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और अपने जन्म से आज तक यह करीब 150 फीट सिकुड़ चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक्टिविटी पिछले कुछ करोड़ सालों में बहुत तेजी से हुई है, जिस वजह से चांद पर मून क्वैक्स की संख्या भी ज्यादा होने लगी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जिस तरह से पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों को अर्थ क्वैक कहा जाता है, वैसे ही चांद पर आने वाले भूकंपों को मून क्वैक्स कहते हैं। एक स्टडी के जरिए यह पता चला है कि चांद के सिकुड़ने की वजह से उसकी सतह पर कई सारे फॉल्ट्स हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसे ही फॉल्ट्स हमें पृथ्वी की सतह में भी देखने को मिलते हैं। यह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने की वजह से बनते हैं। इससे जुड़े काफी सारे डेटा को नासा ने LRO यानी लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर के जरिए कलेक्ट किया था। यह वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने 2008 में चंद्रयान 1 द्वारा डिस्कवर किए गए लूनर वाटर को कंफर्म किया था। नासा द्वारा पब्लिश की गई स्टडीज यह बताती है कि चांद के साइज में डिफरेंस आने की वजह से उसका साउथ पोल बहुत तेजी से बदल रहा है। हाल ही में हर देश ने चांद के इसी रीजन पर अपनी स्पेसक्राफ्ट्स को लैंड कराना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सा कारण है वहां मौजूद वाटर आइस। पानी हमारे लिए कितना जरूरी है यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। पीने के अलावा इस पानी को हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द साउथ पोल रेस, अमेरिका एंड चाइना। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश करेगा जिनके जरिए चांद पर मौजूद पानी को एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होने की वजह से बनता है और अगर इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो यह रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका इस रेस में अकेला नहीं है, बल्कि चीन भी बहुत तेजी से चांद के साउथ पोल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन बहुत जल्द चेंगा 7 एंड चेंगा 8 नाम के स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने वाला है, जिनका काम होगा चांद के साउथ पोल को स्टडी करना और वहां मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढना। प्लैनेटरी साइंस जर्नल में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज को लूनर साउथ पोल पर मिशन करते समय सावधानी बरतने के लिए एडवाइस किया है। चांद के इस रीजन की बदलती सतह कई मिशंस के लिए घातक साबित हो सकती है। तो यह थी पिछले कुछ दिनों की सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज। आपको इनमें से सबसे अच्छी न्यूज कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।